सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4 डी ब्लॉक के तत्व। लास्ट कुछ क्लासों में अपन ने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी रिमाइंड करवाया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखी बेटा, परमाणु त्रिज्या। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कुछ कुछ ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में देखा, आयनन एंथैल्पी के बारे में देखा। फिर हम लोग जो है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो अब हम लोग जो है आगे देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ऑक्सीजन अवस्था जो हमारा चल ही रहा है, गुणधर्म क्या क्या है वो चीज देखनी है, चुंबकीय गुण, और उसके बाद जो विविध गुण उसके बाकी बचते हैं वो सारे कोशिश करेंगे आज की क्लास में इसको हम लोग रैप अप कर लें पूरा, ठीक है बेटा। तो कल अपन लोग जो पढ़ रहे थे उस पर अपन बात कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रोड विभव। क्या शुरू किया था बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड विभव में हम लोगों को ये देखना है कि हम किसकी चीज पे बात कर रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि किसी भी एक धातु का जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो 3 चीजों पर निर्भर करता है ना। धातु का ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से थे बताओ। 2 चीजें बताई थी, एक तो खर्चा और एक कमाई। तो सबसे पहले तो खर्चे वाले मामले लिख लेते हैं। सॉलिड था, ठीक है, इसको कणन ऊर्जा दे दी थी, इसको कणन ऊर्जा भी बोलते हैं अपन लोग, है ना, हीट ऑफ एटमाइजेशन को। ये बन गया बेटा किसके अंदर, गैस के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या दी थी बेटा, आयनन ऊर्जा दी थी। आयनन ऊर्जा से किस में बदल गया था, ये M+ में बदल गया था। इसके बाद हमने कौन सी ऊर्जा दी थी बेटा, जल योजन ऊर्जा, सही है। तो जल योजन ऊर्जा क्या लिखा था हमने, HYDH लिखा था बेटा। तो ये आ गया M+ एक्वस, सही। अब यहां पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ये तो है बेटा खर्चे वाला प्रोसेस। यहां तो खर्चा होता है, हमको देनी पड़ती है। तो यानी कि ये है हमारा ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ये कैसा है बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है हमारे पास, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये वाला जो प्रोसेस होता है पूरा, ये इधर वाला, ये है हमारी कमाई, ठीक। ये हो गया ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। कैसा प्रक्रम है बेटा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। ये हो गया ऊष्मा शोषी, ये हो गया ऊष्मा क्षेपी। अब मेरी बात सुन, ऊष्मा शोषी का क्या मतलब है कि डेल्टा H यानी एंथैल्पी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक, सही है। और यहां पर डेल्टा H जो है वो होगा लेस देन 0, 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक, सही है। कोई दिक्कत है यहां तक, यही चीज बताई थी। फिर मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर मेरा खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो मान किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और अगर मेरा खर्चा कम है और कमाई ज्यादा है तो वो किस में चला जाएगा बेटा, माइनस में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। आगे इस पे बात करते हैं जरा थोड़ी सी। तो देखो जरा, अपने पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज बेटा मेरे पास है डेल्टा AH, जिसे हम बोलते हैं कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी, सही है। परमाणु एंथैल्पी भी इसको हम बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी इसे हम बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। देखो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अगर इंग्लिश के हिसाब से देख लोगे बेटा तो तुम्हें भी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और हिंदी में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ही कणन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। दूसरा हमने कौन सी पढ़ी थी यहां पर बताओ, दूसरा हमने कौन सी पढ़ी बेटा, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी पढ़ी बेटा, डेल्टा हाइड्रेशन H, जिसको हम लोग बोलते हैं जल योजन ऊर्जा, या जल योजन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, ठीक है। सर आप बार बार एंथैल्पी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको जब एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है बेटा, पेपर के अंदर मिलता है, तो आपको क्या लिखा हुआ मिलता है बेटा, एंथैल्पी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। एंथैल्पी को ऊर्जा भी बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो कि अगर मैं ऐसा कहूं कौन कौन सी बातों पर निर्भर करेगा, तो अपन 1-2 स्टेटमेंट लिख लेते हैं बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले कि जब कणन एंथैल्पी, क्या, कणन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी 2 चीजें हैं। पहली कौन सी, कणन एंथैल्पी, दूसरी कौन सी, आयनन एंथैल्पी। अगर इनका मान तो हो कम, इनका मान तो क्या हो बेटा, कम, यानी ये दोनों तो आ रहे हैं कैसे मेरे, कम आ रहे हैं, पहली बात, ठीक। और मेरी जो जल योजन ऊर्जा है तो वो क्या होगा बेटा, ज्यादा हो। जल योजन ऊर्जा जो है वो हमारी क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक आएगा,
ऑक्सीकरण विभव कैसा आएगा बेटा, अधिक आएगा। अरे कैसा आएगा, अधिक आएगा बेटा। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो गया तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। पढ़ा होगा ना वैद्युत रसायन के अंदर, अपचयन विभव क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। मान ले दूसरी वाली कंडीशन तेरे सामने आ जाए कि जब कणन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी तो आ जाए ज्यादा, और जलयोजन ऊर्जा जो है बेटा वो तेरे पास आ जाए कम, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, तेरा ऑक्सीकरण विभव तो हो जाएगा कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा बेटा, है ना। ऑक्सीकरण विभव हो गया तुम्हारा कम, ठीक है। और अपचयन विभव जो है वो हो जाएगा ज्यादा। सही है। अब ज्यादा कम का क्या मतलब है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसका जो विभव ज्यादा होगा उसकी वही क्षमता ज्यादा होगी, है ना, खुद को करने की। जैसे मैंने कहा कि किसी का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो खुद को ऑक्सीकृत करने की क्षमता उसकी ज्यादा है, ये ध्यान रखना। खुद को ऑक्सीकृत करने की यानी सामने वाले को अपचयित करने की उसकी क्या ज्यादा है बेटा, क्षमता ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं कि अपचयन विभव ज्यादा है तो खुद जल्दी अपचयित होगा, सामने वाले को जल्दी ऑक्सीकृत करेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो इसको अपन लिख भी लेते हैं एक बार, क्या कि यदि ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव का चिन्ह क्या होता है बेटा, ई, एम से एम प्लस। इसका मतलब आवेश अगर बढ़ रहा हो, चार्ज अगर बढ़ रहा हो, ऑक्सीकरण अंक अगर बढ़ रहा हो, यहां लिख के देते तुम्हें कोई Fe+2 से Fe+3, Fe से Fe+2, तुम्हें लिख के देते Cr+3 से Cr+6, तो ये सब क्या है बेटा, ऑक्सीकरण है। और आगे अगर ई लिखा हो इसका मतलब ऑक्सीकरण विभव है वो। अगर ऑक्सीकरण विभव क्या है बेटा, ज्यादा, तो ध्यान रखना उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, यदि अपचयन विभव, अब अपचयन विभव किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, ऊपर वाले को उल्टा कर दो, M+ से M। ये क्या है बेटा, अगर ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीकरण क्षमता, कौन सी क्षमता बेटा, ऑक्सीकरण क्षमता इसकी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा होगी। ठीक, ये दो बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये आपके वैद्युत रसायन में भी काम आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगी। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या एकदम। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, देखो यहां से क्वेश्चंस आएंगे बेटा कथन वाले प्रश्न। कैसे आएंगे, कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है, निम्न इनमें से ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिए। राइट, आ जाओ, निम्न विकल्पों में से चुनिए कि भैया कौन सा सही विकल्प है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा कि Cu+2 का, Cu+2 से जब Cu जाते हैं, ठीक है, तो इसकी उच्च मान और इसका धनात्मक मान क्यों होता है। यानी हम ऐसा कह रहे हैं कि E Cu+2 से Cu, तो बेटा कौन सा विभव है ये, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, तो बेटा ये अपचयन विभव है। कौन सा विभव है, अपचयन विभव। इसका मान उच्च क्यों होता है और धनात्मक क्यों होता है, उच्च एवं धनात्मक क्यों होता है, पहला सवाल है हमारे पास। दिमाग लगाना पड़ेगा, बोलो लगाना पड़ेगा। तो देखो जरा इधर देखो, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है उसका इन दोनों का सम तो क्या होता है, ज्यादा, और इसका क्या होता है, कम। समझो इसको दूसरे तरीके से समझो, ऐसे तो याद रखने में दिक्कत होगी, बार बार होगी कि नहीं होगी बेटा। तो इसका एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं कि भैया खर्चा तो ज्यादा कमाई कम, ऐसे उसमें हम क्या लिख लेंगे बेटा, इसको यही लिखते हैं, देखो इस वाले के लिए कि खर्चा तो ज्यादा और कमाई क्या है बेटा, कम। जब भी ये कंडीशन तुमको आएगी तब तुमको ध्यान रखना है कि अपचयन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, दूसरी बात, अगर इसमें बात करूं तो भैया खर्चा तो है कम, खर्चा तो क्या है, कम, लेकिन कमाई क्या है बेटा, ज्यादा। कमाई क्या है बेटा, ज्यादा। बोल बात समझ में आई, ठीक है। इसमें खर्चा ज्यादा, इसमें खर्चा कम, इसमें कमाई कम, इसमें कमाई ज्यादा। सेम तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, पहले तो मेरी बात सुन कि यहां पर आयनन ऊर्जा 2 लग रही है,
Cu से Cu+1 फिर +2, यानी 2 बार। कभी भी ऐसा नहीं होता है आयन के बेटा सीधा सीधा Cu से Cu+2 में बदल गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होता है, गौर से सुन ले, समझ ले, पहले जाएगा +1 में फिर जाएगा +2 में। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे बता इसके अंदर के कॉपर के लिए प्रथम 2 आयनन एंथैल्पियों का योग, प्रथम 2 आयनन एंथैल्पियों का योग साथ में कणन एंथैल्पी का योग, ये दोनों। ठीक, देख जरा, अपचन विभव ज्यादा, खर्चा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये तो है ज्यादा, ठीक है, और जलयोजन ऊर्जा जो है बेटा वो है कम। अगर ये है ऐसा, अगर है, इसी वजह से इसका क्या होता है, जो अपचयन विभव है, अच्छा ये अपचयन विभव था बेटा यहाँ, है ना, अपचयन विभव उच्च एवं धनात्मक, है ना। अपचयन विभव उच्च एवं धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि भैया खर्चा तो ज्यादा है, कमाई क्या है, कम है। खर्चे का मतलब आयरन ऊर्जा और कणन ऊर्जा दोनों को जोड़ा तो उनका मान तो आ रहा था ज्यादा, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो हमारी जलयोजन ऊर्जा है बेटा, वो क्या आ रही थी, कम। जब वो कम आ रही थी, इसका मतलब इस वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पर अपचयन विभव ज्यादा होता है, अपचयन विभव ज्यादा होता है। बोल बात समझ में आई क्या, क्योंकि ऑक्सीजन विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से बोल, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगला वाला क्या है, अब सुनो, अगला जो आपका प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्यों बताओ, जवाब दे सकता है कि भाई Na+2 से जब Na पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, Na+2 से Na पे, अब चयन कर रहा हूं ना, आवेश को कम कर रहा हूं ना बेटा, Na+2 से Na, यानी मैंने लिखा कि अब की बार आपके पास है E0 Na+2 से Na, ये वाला जो मान है उसका अपचयन विभव कम क्यों होता है ना, जितना चाहिए उससे कम क्यों होता है, अपचयन विभव, अपचयन विभव अपेक्षाकृत कम क्यों होता है, अपेक्षाकृत कम क्यों होता है बेटा। ये कुछ सवाल हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सारा काम किससे चलेगा, खर्चे से और कमाई से, सही है। अब ध्यान रखो कि अगर अपचयन विभव कम आ रहा है, आजा स्लाइड पे आजा अपनी पे, अपचयन विभव कम कब आता है, जब कमाई ज्यादा होती है। अपचयन विभव कम कब आता है बेटा, जब कमाई ज्यादा होती है। आजा, क्या लिख दूंगा, बता क्या लिख दूंगा इसमें, जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, खत्म। जल योजन ऊर्जा का मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कमाई ज्यादा होती है ना। अगला क्वेश्चन है कि Sc+3 से Sc+2, Sc+3 से Sc+2, इसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसका जो मान है वो कम क्यों आता है, इसका मान क्या आता है बेटा, कम क्यों आता है। फिर से वही अपचयन विभव की बात है, अपचयन विभव कम क्यों, ठीक, आंसर बता सकते हो, पता चली गया होगा। अगर अपचयन विभव कम होता है इसका मतलब जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। तो यहां पर साथ में ये भी लिखना, क्या कि 1+2 ये दोनों हो गए, साथ में कणन एंथैल्पी, इनका मान क्या होता है बेटा, कम होता है इससे। अगर इससे कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इस वाले में भी क्या लिखूंगा मैं भाई, +3 से +2 यानी एक ही है बेटा मेरे पास, तो आयनन ऊर्जा और कणन एंथैल्पी का जो योग है, जो ऊर्जा का योग है, वो तो क्या है बेटा यहाँ पर कम, वो तो क्या है बेटा कम। और जलयोजन ऊर्जा जो मेरे पास है बेटा, वो क्या है यहाँ पर ज्यादा। एकदम सिंपल, बोलो है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, खर्चा कम है कमाई ज्यादा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिखना जरूर, ये आपको पॉइंटर्स बनाने के हिसाब से ध्यान रहेगा बेटा। क्या लिख सकते हैं इसको कि खर्चा कम कमाई ज्यादा। अब ध्यान रख लो, अपचयन विभव कभी भी कम कहा जाए कमाई को ज्यादा कर देना, ऑक्सीकरण विभव कभी भी ज्यादा कहा जाए तो कमाई को ज्यादा कर देना। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, हो तो बता देना बेटा, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस जो है बेटा वो लाइव होने लग जाएगी, अभी तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीक मंडे से आपकी क्लासेज जो है वो लाइव होने लग जाएंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर चलना है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अगर मैं कहूं कि Zn+3 से Zn+2, Zn+3 से Zn+2, सर ये तो Zn+3 तो होता ही नहीं है। अरे भाई एक हाइपोथेटिकल, एक परिकल्पनात्मक सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है ना, उसमें क्या हो गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि E0 Zn+3 से Zn+2, ठीक है, इसके लिए जो अपचयन विभव का मान है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। अपचयन विभव अपेक्षाकृत अधिक, अधिक क्या, बहुत अधिक, क्यों, ये आपसे सवाल है। अभी तक तो बात कर रहे थे कम पे, अब क्या आ गया, अधिक हो गया अपेक्षाकृत। अब मेरी बात को सुन, यहां पर बाकी चीजें तो सब ठीक है, लेकिन तुमने क्या तीसरी आयनन ऊर्जा भी दे दी कि नहीं दे दी। अगर दे दी तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि मेरे पास प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का योग। अब ये ध्यान रख, अब प्रथम 3 या केवल तीसरी, तो बेटा केवल तीसरी और कोई सी नहीं, क्योंकि +3 से +2 यानी +2 से +3 पे गया हूं मैं। इसका मान बहुत ज्यादा, इसका मान क्या है बेटा, बहुत ज्यादा। क्यों है, याद करो विन्यास क्या होता है, 3d10। अगर Zn+2 में आ गया हूं तो विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, 3d10। अगर 3d10 विन्यास हो गया, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, एक नोबल गैस का विन्यास है, एक अक्रिय गैस का विन्यास है। एक अक्रिय गैस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, छद्म अक्रिय गैस जिसे कहते हैं हम, है ना। वहां से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वही मुसीबत आ गई बेटा मेरे सामने। तो इसका जो आंसर दिया जाएगा इसका जो उत्तर दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, इस वाले में दिया जाएगा बेटा, कि ये बहुत ज्यादा है इसकी। अगर ये बहुत ज्यादा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है बेटा, बता, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर ये ज्यादा है तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी, यानी खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो गया, कमाई मेरी क्या है, कम है। अगले सवाल की तरफ चलें। चलो डाउट हो बता देना, मैं आपको हर बार बोलता हूं बेटा, हर लेक्चर के अंदर कहता हूं, कभी भी कोई भी डाउट आए, कोई भी बात हो, आप सीधा किस में डाल देंगे, डाउट सेक्शन में डाल देंगे, पर आप डालते नहीं। मैं अभी तक किसी का भी एक भी जो है ऐसा कुछ भी नहीं देखा है बेटा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल। अब तेरे सामने मैंने कहा था ना कि आयरन जो है +4 +5 तक भी चला जाता है, लेकिन अब अपन लोग एक बात करते हैं कि भाई +3 से अगर मैं +2 जाता हूं आयरन के अंदर, लोहे के अंदर, Fe के अंदर, के E0 ऑफ Fe+3 से Fe+2, ये इसका अपचयन विभव अपेक्षाकृत कम क्यों होता है, बताओ। इसका अपचयन विभव अपेक्षाकृत कम क्यों होता है, कम क्यों, ये आपको जवाब देना है बेटा, सोच के जवाब दो, वीडियो रोक लो और उसके बाद सोच के जवाब दो। चलो सोचा, बताओ क्या आएगा। कभी भी अपचयन विभव कम नजर आता हो, खर्चा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बेटा, आंसर क्या लिखेंगे इसका, बोलो है, बोलो। आयनन ऊर्जा क्या होती है इसमें, कम होती है? आयनन ऊर्जा कहां से कहां तक, Fe+2 से Fe+3 के लिए आयनन ऊर्जा कम होती है, कम होती है, इसका मतलब खर्चा क्या है, कम। और अगर खर्चा कम है तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है, कमाई ज्यादा है ना भाई, कमाई क्या है, ज्यादा है। अब सुनो, अब तुमसे पूछा गया है आगे कि Cr+2 जो है वो कम स्थायी होता है Cr+3 से, किसमें, जलीय विलयन में, किसमें बेटा, जलीय माध्यम में। अब सवाल आया अच्छा, जिसको हम एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, कि Cr+3 जलीय माध्यम में Cr+2 से अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, ये कथन दिया और आपसे पूछ लिया कि क्यों, बताओ, जवाब दो इसका। आपसे क्या पूछ लिया बेटा, क्यों, बोलो, समझ आ रहा है क्यों होता है ऐसा, है, दिमाग चलाओ। अच्छा पहले तो क्रोमियम का विन्यास लिखते हैं एक बार,
क्या लिखते हैं, क्रोमियम का विन्यास। तो भैया क्रोमियम है 24वें नंबर पे, लिखा जाता है Ar18 3d5 4s1 लिखा जाता है। जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो Cr+ बना होगा, जब दो निकाले होंगे तो मेरे पास Cr+2 बना होगा। ठीक, तो मैं डायरेक्टली Cr+2 बना रहा हूं बेटा। Cr+2 जब मैंने बनाया तो Ar18 तो ऐसे कैसे ही रहा, मेरे पास आ गया ये 3d4 और 4s0, गायब हो गया ऐसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया, फिर एक यहां से निकाल दिया। सही है। जब मैंने इससे Cr+3 बनाया, क्या बनाया बेटा, Cr+3 बनाया, तो मेरे पास आया 3d3। क्या आया, 3d3। अब जलीय माध्यम में जब मैं कहता हूं ना, तो जलीय माध्यम का मतलब है कि जल के अणु के पास होते हैं बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक के अंदर। मैंने याद करो लास्ट क्लास में बताया था ना कि दो कक्षकों में विभाजित हो जाता है, T2G कक्षक में और EG कक्षक में। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पर कि इस वाले के लिए, ठीक है ना, कि जलीय विलयन में या जलीय माध्यम में Cr+3 अर्धपूरित T2G विन्यास में होता है, अतः अधिक स्थायी होता है, सिंपल चीज है एकदम। बता देना T2G वाले में दो कक्षकों में विभाजित हो जाता है, एक T2G होता है, एक EG होता है। T2G में जो है समतलीय आते हैं, EG के अंदर क्या आते हैं बेटा, अरे EG के अंदर क्या आते हैं, अक्षीय आते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देख कि यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं कि अगर मैं ये निकालूंगा भैया Cr+2 जो है वो एक अपचायक की भांति व्यवहार करेगा या ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, किसके लिए, अपचायक की भांति या फिर ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। तो जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। इस कारण से अब तू सोच ये फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा ना D3 में जाने के लिए। दिमाग चला भाई, अगर Cr+3 जो है वो अधिक स्थायी है किससे, Cr+2 से, और जलीय माध्यम की बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं बेटा। अगर ऐसा है तो कौन अच्छा अपचायक हुआ, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देगा, जो खुद को जल्दी ऑक्सीकृत कर लेगा। जो खुद को जल्दी ऑक्सीकृत कर लेगा वो एक अच्छा क्या हो जाएगा बेटा, अपचायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देख जरा अपन बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि भैया Cr+2 एक अच्छे अपचायक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है, तो देखो जरा कि भैया Cr+2 जो है वह है Ar18 3d4 में है, इसको इतनी जल्दी लगेगी इसमें जाने के लिए Cr+3 में, क्योंकि इसका विन्यास क्या हो जाएगा 3d3। क्या हो जाएगा बेटा 3d3। अब आपको यहां ध्यान रखना है, एक नई टर्म बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा, है ना, और इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना है, गुरुजी अगले चैप्टर में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, H2O जो है वो यहां पर एक दुर्बल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है बेटा, दुर्बल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है यहां पर, और यहां पर भी क्या करता है H2O, दुर्बल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। लिगेंड वो होता है बेटा जो अपना लोन पेयर दान कर सकते हैं, जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, दुर्बल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। अब दुर्बल लिगेंड क्या करता है बेटा, कभी भी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करता है। दो तीन चार बातें हैं, जैसे T2G कक्षक के बारे में हमने बात करी, लिगेंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, युग्मन अयुग्मन के बारे में बता रहा हूं। ये सारी बातें मैं आपको उपसंयोजन यौगिकों में जस्ट अगले चैप्टर में सिखाऊंगा बेटा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना है। जहां भी इस चीज को लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना गुरुजी अगले चैप्टर में समझाएंगे लिगेंड क्या होते हैं, T2G क्या होता है, EG क्या होता है। ठीक है बेटा, चल आजा। देख मैंने क्या बताया था कि भैया इसके पास विपाटित कक्षकों पे चले जाओ, ये लो 1 2 3 4 3D है, विपाटन कर दो, इसका तोड़ दो इसे, ये आ गया T2G, ये आ गया EG। अब जब T2G यहां पर है और EG यहां पर है, इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 और ये 4, सही है, 1 2 3 और 4। आगे देखेंगे, अगर मैं इधर वाले में बात करूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने, केवल
1 2 और 3 तोड़ना जरा और भरना जरा इलेक्ट्रॉनों को। भरा गया तो पता चला यहां पर ये क्या है बेटा, अर्धपूरित विन्यास है। कैसा विन्यास है बेटा, अर्धपूरित विन्यास है। तो चूंकि अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है, कैसा होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। अगर ये अधिक स्थायी होता है, इसका क्या मतलब है, जरा सोच के जवाब दे। हर कोई क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है ना जिंदगी में। ये बंदे भी बेचारे यही चाहते हैं, भैया हमें क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए। क्या चाहिए बेटा, स्थायित्व चाहिए। तो यहां पर ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। तीसरी एक ऊर्जा और होती है हमारे पास, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। CFSE से उसे लिखा जाता है, CFSE डायरेक्टली। तो इस वाले का जो मान है वो तो होता है बेटा माइनस में 0.6 डेल्टा O, और इसका मान होता है बेटा CFSE का माइनस में 1.2 डेल्टा O। मुझे खुद बताओ, माइनस वाला मान जितना ज्यादा होता है, ऋणात्मक में मान जितना ज्यादा होता है वो मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि देख, ऊर्जा कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। माइनस केवल क्या बताता है, यहां से ऊर्जा निकल गई। क्या हो गया, निकल गई बाहर। जब ऊर्जा बाहर निकल गई इसका मतलब, सोच जवाब दे। जब ऊर्जा बाहर निकल गई इसका मतलब है, ऊर्जा बाहर निकलने का मतलब वो अधिक स्थायी हो गया। तो ये वाला अधिक स्थायी होता है, ये वाला कम स्थायी होता है। इस पूरे के लिए क्या लिख देंगे, गुरुजी अगले चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। क्या लिख देंगे, गुरुजी अगले चैप्टर में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं पर सीखने को मिलती है जब हम उपसंयोजन यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। बोल मेरी बात समझ में आई। अब मान ले मैं तेरे से पूछ लूं कि Mn+3 एक ऑक्सीकारक क्यों है। अगला सवाल है, ये अपने कितने हो गए, 6 सवाल हो गए, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 7, Mn+3 ऑक्सीकारक क्यों है। ऑक्सीकारक का मतलब खुद को अपचयित करेगा। खुद को क्या करेगा बेटा, अपचयित करेगा। अगर खुद को अपचयित करेगा इसका मतलब तो सीधा सीधा क्या लिखना है, चूंकि Mn+2 Mn+3 से अधिक स्थायी है। क्या लिखेंगे बेटा, Mn+2 Mn+3 से अधिक स्थायी है। और अगर ये अधिक स्थायी है तो जाहिर सी बात है ना, इसकी तरफ जाना चाहेगा ये। अच्छा, ये अधिक स्थायी क्यों है, क्योंकि यहां पर इसका जो विन्यास आएगा वो आ जाएगा 3d5, और यहां पर इस भाई का विन्यास है 3d6। तो 3d6 से फटाफट किस में जाना चाहता है, 3d5 में जाना चाहता है। किस में जाना चाहता है बेटा, 3d5 में जाना चाहता है। ठीक, अब मान ले मैं तेरे से एक सवाल और पूछ लूं, छोटा सा सवाल है ना, कि V+2 और V+3 इन दोनों में से अधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, V+2 एवं V+3 दोनों में से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, कौन सी है। ये मेरा आपसे सवाल है बेटा, V+2 में से और V+3 में से अधिक स्थायी कौन सा होगा, बोलो। तो अब इसमें कौन सा लगेगा, देख जहां पर भी D3 और D6 विन्यास आ जाए वहां पर T2G वाला कंसेप्ट लगा लेना। कौन सा लगा लेना बेटा, T2G वाला। आजा देख जरा, पहले तो V+2 का विन्यास लिख। कौन से नंबर पे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, 23वें नंबर पे आता है बेटा। किस पे आता है, 23वें नंबर पे। तूने विन्यास लिखा AR18, ठीक, और 23वें नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब, अरे बोल, इसका मतलब 3d3 4s2, और क्योंकि यहाँ +2 है तो ये गायब हो गया। 3d3 मैंने क्या कहा, D3 विन्यास आते हैं, T2G कक्षक के विन्यास पे चला जा। ठीक है, और V+3 का जो विन्यास है बेटा, V+3 का विन्यास क्या है, बोल, अरे बोल, V+3 का विन्यास क्या है, AR18 3d2। बता दोनों में से अधिक स्थायी विन्यास कौन सा है, इधर वाला। क्यों, क्योंकि ये विन्यास देखा जाएगा किसमें, T2G कक्षक, और T2G कक्षक D3 विन्यास में कैसा होता है बेटा, अर्धपूरित होता है। कैसा होता है बेटा, अर्धपूरित होता है, और अर्धपूरित होता है तो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो पक्का। चल अब एक नोट लिख रहा हूं, वही अपना 20 रुपए का 50 रुपए का नोट। तो अभी जो नोट है बेटा वो है हमारा 20 रुपए का नोट। ठीक है, चलो आ जाओ, देखेंगे क्या लिखेंगे कि सामान्यतः, पहले तो नोट तो डालूं 20 रुपए का, जब भी तो काम चलेगा।
नोट है 20 रुपीज का, वाओ क्या बात है, 20 रुपए का नोट। क्या है कि भैया सामान्यतया कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है ना बेटा, तो वहां से वो हाइड्रोजन गैस को निकालती है। क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस को। लेकिन कब निकालती है वो भी सुन, वो भी सुनिए। तो 10th क्लास में पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई भी धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी, तो क्योंकि उसका क्षारीय गुण होता है खुद का धातु का, ठीक है, तो वहां से H2 को बाहर निकाल देती है। इससे पता चल जाता है भैया उसने अम्ल से अभिक्रिया करी है। लेकिन कब, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो सोचने वाली बात है वो क्या है बेटा, कि ऐसे अभिक्रिया के केस में जो धातु है उसका अपचयन विभव H+ से कम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि सामान्यतया धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस निष्कासित करती है, ठीक है। इसके लिए धातु का अपचयन विभव H+ से कम होना चाहिए। अब ये हमें कहां से पता चलेगा? तो भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे आप कहां से देख सकते हो? आराम से आपने लिख रखी है पहले, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप ये बात पता कर सकते हो कि कहां होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक। अब मान ले जैसे तेरे सामने एक सवाल आ गया कि क्या Cu जो है, कॉपर जो है, वो HCl से अभिक्रिया कर सकता है क्या? क्या कॉपर HCl से अभिक्रिया कर सकता है क्या? जवाब देना है आपको, है। तो मेरे हिसाब से आपका जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है धातु का अपचयन विभव क्या होना चाहिए बेटा? H+ से, धातु का अपचयन विभव क्या होना चाहिए बेटा? H+ से कम होना चाहिए, ठीक। लेकिन कॉपर का जो अपचयन विभव है वो H+ से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक। अब मैं तेरे को दो सवाल दे रहा हूं, है ना। अब मैं तुझे दो सवाल दे रहा हूं जिनका जवाब तुम लोगों को मुझे बताना है। एक तो H2SO4 के साथ क्या ये अभिक्रिया कर सकता है, सबसे पहला। उसके बाद क्या ये HNO3 के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है क्या? तो अब सुन, H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ कॉपर अभिक्रिया कर सकता है। कारण सुन, H2SO4 एक बहुत अच्छा क्या होता है बेटा? निर्जलीकारक होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि इसमें जो सल्फर है ना बेटा, ये +6 अवस्था में है। और अगर कोई भी तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में कहीं पे विराज जाता है, कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे यौगिक बना देता है, तो फिर वह एक बहुत अच्छे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है बेटा? एक अच्छे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर क्या होगी बेटा? अभिक्रिया होगी, और कॉपर जो है वो ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाएगा बेटा? CuSO4 में बदल जाएगा। और H2SO4 से क्या निकल जाएगी? SO2। गौर से देख, यहां तो था +6, लेकिन यहां पर क्या है बेटा? +4। यहां पर क्या है बेटा? +4। और क्योंकि इसने इसको ऑक्सीकृत किया तो यहां से पानी भी तो निकलेगा बाहर। बता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, अगर मैं इसी अभिक्रिया को किससे कराना चाहूं बेटा? HNO3 से कराना चाहूं। किससे कराना चाहूं बेटा? HNO3 से, है ना। तो देख जरा क्या कर सकता है। तो भैया HNO3 तो H2SO4 से भी अच्छा ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर +5 में बैठा हुआ है। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितने ले लो इसको? यहाँ पे 8 ले लो। कितना ले लो? यहाँ पे 8 ले लो बेटा इसको। तो ये बना देगा तुम्हारे पास 3 CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा बेटा? कॉपर नाइट्रेट। और साथ में बनाएगा 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 NO, 2 नो, हाँ 2 नो नहीं, 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और साथ में निकालेगा बेटा 4 पानी। अरे कितने पानी? 4 पानी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
आई हुई अभिक्रिया है पहले के एग्जामों में। आजकल तो खैर अभिक्रियाओं का जो चलन है वो काफी कम हो गया, लेकिन पहले काफी सारी अभिक्रियाएं आया करती थी और अभी भी आ सकती है। क्यों? सुन, दूसरा कारण बताता हूं। यह अभिक्रिया तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन सुन, रीजन सुनेगा तेरे को मजा आ जाएगा कि यह अभिक्रिया तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वजह सुन भाई, पहली चीज के इसमें कॉपर है जो कि एक डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरा इसमें HNO3 है, नाइट्रोजन 15वां वर्ग, पी ब्लॉक की अभिक्रिया है, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया है। ध्यान रखेगा तो फटाफट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर ये सभी क्या है बेटा, सांद्र हैं। क्या है? सारे के सारे सांद्र अम्ल हैं। ये कोई भी इनमें से तनु अम्ल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सभी कैसे अम्ल है बेटा? सांद्र अम्ल हैं। और अगर ये सांद्र अम्ल है इसका मतलब, अरे सांद्र अम्ल है इसका मतलब कि यहाँ पर एक अच्छे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ठीक, अब इसको तू एक छोटा सा एक उस तरीके से भी याद रख सकता है। मैंने जो लाइन लिखवाई है इसका एक छोटा सा पैटर्न बना देते हैं कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु यदि अम्ल से अभिक्रिया कर रही है ना, अपन कह लें H+ से अभिक्रिया कर रही है ऐसा मान ले, ठीक है, तो ये तभी कर सकती है जब अपन इसको अम्ली लिख देते हैं ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको अपन अम्ली लिख लेते हैं बेटा, है ना, अम्ल लिख लेते हैं। और यहां से अगर H2 गैस निकल जा रही है तो उसका एक ही रीजन है, क्या? कि इसका अपचयन विभव कम है। इसका अपचयन विभव क्या है बेटा? कम है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अब ये कह सकता हूं पूरे दावे के साथ, जितना पढ़ा है ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, जो मैंने यहां पढ़ाया है, सिंगल क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट तुम्हें लगाना आना चाहिए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। रेगुलर पढ़ाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रेगुलरली कंसेप्ट को अप्लाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, श्योर है बेटा। बुक से, इससे कॉपी से देखने को मिल जाएंगे तुमको क्वेश्चन, जो तुम नोट्स बनाते हो ना ढंग से एकदम, वो क्या हो जाएगा बेटा, एकदम वहां से क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारी ऑक्सीजन अवस्था जो क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, चुंबकीय गुण। क्या आ जाता है बेटा? चुंबकीय गुण। उन पे बात कर ले अब एक बार, आजा। अब हमारे पास आया बेटा अगला टॉपिक हमारा, चुंबकीय गुण। हमेशा ध्यान रखो, जितनी चीजें पढ़ते जा रहे हैं सारी चीजें ढंग से लिखी हुई होनी चाहिए। अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स तुम्हें बना लेने हैं, चीजों को ध्यान रखने के लिए जो ट्रिक्स है वो बना लेनी है। हालांकि मैं भी बीच बीच में बताता जाऊंगा कि इसको ऐसे याद रखो जैसे अपन ने पढ़ा ना, खर्चा कम खर्चा ज्यादा, कमाई कम कमाई ज्यादा। चीजों को ध्यान रखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा मेमोराइज करोगे, समझ के याद करोगे, उतना अच्छा है। रट्टा मारोगे कुछ नहीं हो सकता बेटा, सुन ले और समझ ले। अगर तूने रट्टा मारा है ना तो तू भूलेगा 110% इसको। अगर तूने क्या मारा है, रट्टा मारा है, इसको 110% क्या होगा बेटा, भूलेगा। अगर तूने समझ के याद किया है तो कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है बेटा, चल अब हम बात करते हैं चुंबकीय गुण पे। तो देख, चुंबकीय गुण में बेटा मेरे को दो चीजें देखनी होती हैं, है ना। एकदम सिंपल चीज तेरे को बताता हूं। चुंबकीय गुण में मेरे को दो चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी है कि अनुचुंबकत्व कैसे आता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, प्रतिचुंबकीय कब हो सकता है। तीसरा, लौह चुंबकीय कब हो सकता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद तो एक होता है हमारे पास के फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय कब हो सकता है ना। लौह चुंबकीय तो हो गया, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको लौह चुंबकीय। एक होता है फेरी मैग्नेटिक, एक होता है प्रति फेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 तरीके के प्रकार होते हैं बेटा। तो मेन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर, मेन बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास अनुचुंबकत्व कब आएगा। सोच के जवाब दे एक बार, अनुचुंबकत्व कब आएगा। अगर मेरे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसे मैं ले जाके चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, उसे कहां रख दूं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दूं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही वो उससे क्या होना चालू हो जाएगा, आकर्षित प्रतिकर्षित जोन है वो होने लग जाएगा। अगर वो आकर्षित हुआ, सुनना गौर से, अगर आकर्षित हुआ तब तो वो क्या है, अनुचुंबकीय है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो प्रतिचुंबकीय है। एकदम सिंपल सी बात है, याद रखो इनको, ठीक है ना। आजा अब हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अनुचुंबकत्व किसी भी तत्व में, अनुचुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अनुचुंबकत्व होगा।
पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या है बेटा यहां पर कि ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस चीज से जुड़ा हुआ है, अणुचुंबकत्व से जुड़ा हुआ है, तो फिर वहां पर क्या आएगी बेटा उसमें, बता, अरे बोलो क्या आएगा उसके अंदर? बोलो बोलो बोलो, कैसे पता लगा सकते हैं हम इसे? जल्दी बोलो फटाफट, अगर किसी को आइडिया है तो बताओ मुझे। क्या बोल सकते हैं, किससे जोड़ेंगे? कभी सुना है क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम? है, अरे बोलो, कभी सुना है क्या मोमेंटम क्या होता है, जानते हो क्या? बोलो बोलो, नहीं जानते बिल्कुल भी? हैं, बिल्कुल नहीं जानते? अरे भैया चक्रीय कोणीय गति इलेक्ट्रॉन की, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखो, ठीक है ना। मोमेंट होता तो इसे आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, गति का मतलब आघूर्ण आएगा यहां पर। क्या आएगा? चक्रीय कोणीय गति, ठीक है ना। कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण है, तो वह उसके चक्रीय कोणीय गति, जिसे आप क्या कह सकते हो? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये ध्यान रखना है ना, कुछ कुछ चीजें आपको इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चक्रीय कोणीय गति जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है बेटा? उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अच्छा, साथ में कहीं कहीं है ना इसमें कक्षक गति भी होती है, ये ध्यान रखना है ना, जिसको अपन ऑर्बिटल मोमेंटम भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है बेटा? कक्षक गति भी होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोमेंटम, है ना। कक्षक आघूर्ण भी कह सकते हो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चक्रीय कोणीय आघूर्ण भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना गुरु जी ने लिखवा दिया आप क्या करें, तो यही होता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कक्षक गति से जुड़ा होता है। दो चीजें हैं जिनसे जुड़ा होता है। 2.3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि कक्षक कोणीय आघूर्ण या कक्षक कोणीय गति जो होती है उसे तो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे हम नगण्य कर देते हैं कि भाई तेरा तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में क्या ही गति करेगा, ठीक है ना, इसलिए उसे तो हटा देते हैं। तो हम हमेशा कौन सा वाला काम में लेते हैं भैया? ये दूसरा वाला, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या लिखा जाता है? म्यू लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? म्यू। और म्यू द्विध्रुव आघूर्ण का भी साइन होता है, चुंबकीय आघूर्ण का भी साइन होता है, चिन्ह होता है, और चक्रीय कोणीय आघूर्ण का भी साइन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है बेटा? अंडर रूट n+2। क्या लिखा जाता है? अंडर रूट n+2। और इसकी जो इकाई होती है बेटा वो होती है हमारे पास बोर मैग्नेटॉन, BM बोले तो बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी इकाई होती है बेटा। ठीक, आपसे कोई पूछ ले इसका मान क्या होता है, तो भैया एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है, अच्छा इसको यहां नहीं लिखूंगा एक को मैं, है ना, ये इसकी इकाई है बेटा, इकाई, ठीक है ना। बोर मैग्नेटॉन किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की। इसको आप सीधा चुंबकीय आघूर्ण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? चुंबकीय आघूर्ण। आजा। अच्छा, ये कई बार तुझे म्यू एस भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो या तो तेरे को म्यू मिल जाए या फिर तुझे यही क्या लिखा मिल जाए बेटा? म्यू एस। तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, ये सेम चीज होती है दोनों, ठीक। चिन्ह तो चिन्ह की तरह ही काम करेगा, देख बेटा, ठीक है। अब इसमें बता रहा हूं कि एक बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है बेटा EH/4πmc। किसके बराबर होता है बेटा? EH/4πmc। और इसका मान क्या होता है? 9.27 गुणा 10⁻⁻24 जूल प्रति टेस्ला। क्या मान होता है बेटा इसका? एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है वो होता है बेटा 9.27 गुणा 10⁻⁻24 जूल प्रति टेस्ला। ये जो J/T हमने लिखा है ये होता है जूल प्रति टेस्ला। इसको भी लिख देता हूं इधर, है ना, तुम्हें ध्यान रहेंगी सारी चीजें। जूल प्रति टेस्ला, ये इसकी इकाई होती है। बात समझ में आ गई? हालांकि आपसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद तो होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब मान ले कि इसका एक सवाल कर ले छोटा सा, कहो तो बोलो।
सवाल कर ले, जैसे एक छोटा सा है कि कभी आपसे सब पूछ लिया जाए, एक छोटी चीज इसको माइंड में रखना, अपने हिसाब से पेंसिल वगैरह पे लिख लेना कि भैया एक तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग जो निकाल रहे हैं, खुद गणना करके निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो वाला चुंबकीय आघूर्ण और जो असल में चुंबकीय आघूर्ण होता है किसी भी यौगिक का, उनमें विभिन्नता क्यों पाई जाती है, वो अलग अलग क्यों होते हैं। अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम इनमें से एक को छोड़ देते हैं, एक को नगण्य कर देते हैं। वो कौन सा है, ऑर्बिटल मोमेंटम। इसे हम क्या कर देते हैं बेटा, नगण्य कर देते हैं, हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इसे लेते ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करते, मतलब भाग जाना चाहिए, तेरी कोई जरूरत नहीं हमको, ठीक, क्योंकि इसको निकालने का अलग फॉर्मूला है ना, उसमें पढ़ा होगा, किसमें याद करो, किसमें पढ़ा होगा, परमाणु संरचना में जो क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, क्वांटम संख्या पढ़ी होंगी, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें आपके पास मेन। अब हम बात करते हैं कि अगर यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, इसमें चलो अपन एन के बारे में और बता देता हूं, एन क्या होता है। तो एन होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो 2-4 सवाल कर लेते हैं जरा, है ना, ताकि तुम्हारा भी टाइम पास हो, है ना। भारी भारी चीजें आ रही हैं अपने पास, ऐसा लगा नहीं था कि ऐसी कुछ चीज भी देखने को मिलेगी, टेस्ला वेस्ला आ जाएंगे हमारे पास, है ना। चलो आ जाओ, एक 2-3-4 सवाल कर लेते हैं, है ना। निम्नलिखित के क्या निकालने हैं आपको, चुंबकीय आघूर्ण निकालने हैं भैया। क्या निकालने हैं आपको, इनका सबका म्यू निकालना है। चल, पहला सवाल है तेरे पास स्कैंडियम का निकालना है, दूसरा है स्कैंडियम +3 का निकालना है, तीसरा सवाल है बेटा Fe+2 का निकालना है, चौथा सवाल है बेटा Fe+3 का निकालना है, पांचवा सवाल है बेटा Mn+2 का निकालना है। ठीक, आजा आजा, विन्यास लिख। विन्यास होता है 3d1 4s2। क्या विन्यास होता है, 3d1 4s2। अगर 3d1 4s2 विन्यास है, इसका मतलब है ये दोनों तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित कितना हुआ, केवल एक। तो इसके लिए अगर म्यू निकाला जाएगा तो क्या लिखूंगा, 1 × 1 + 2 कितना आ गया बेटा, √3। √3 का मान 1.73 बोर मैग्नेटॉन। सही है। अगला वाला देख, इस वाले में से दोनों ही गायब हो गए, 3d 0 है और 4s भी क्या है, 0, तो म्यू भी तेरा क्या हो गया बेटा, 0। अब सुन, ये है अनुचुंबकीय, ये क्या है, अनुचुंबकीय, और ये क्या हो गया बेटा तेरा, प्रतिचुंबकीय। लेकिन सर इसके ऊपर तो आवेश है, गुरुजी इसके ऊपर तो क्या है, आवेश है। यही मैं तुझे एक चीज समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी जिंदगी में प्लस माइनस आवेश को देख के ये नहीं करना कि वो अनुचुंबकीय है, यार ये तो आयन है तो अनुचुंबकीय हो गया, अगर इसको मैं रखूंगा तो ना। इलेक्ट्रॉन निकाल, पता कर, इलेक्ट्रॉन निकाल, पता कर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा मामला। ठीक है, अब सुन, Fe+2 की बात करते हैं। 26 नंबर पे आता है, सबको मालूम है 26 नंबर पे आता है 3d6 4s 0, 3d6 4s 0। अगर ये 4s 0 हो गया मतलब ये तो गायब ही हो गया यहाँ से 3d6। अब 3d6 जब मैंने लिखा है तो देख 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 अयुग्मित होते, ठीक है, एक में एक अयुग्मित, 2 में 2 अयुग्मित, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन होंगे अब घटाने लग जा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग का क्या हो गया है, युग्मित हो गया है। 4 बच गए बेटा तेरे पास, कितने बच गए, 4। तो म्यू बराबर तू लिखेगा 4 × 4 + 2, यह आ जाएगा तेरे पास √24, यह आ जाएगा लगभग तेरा 4.96 बोर मैग्नेटॉन के आसपास, लगभग है ना, बिल्कुल बराबर वैल्यू नहीं है। √24 तुम निकाल लेना, वही मैंने एक उससे निकाली है। कैसे भाई, 25 पे 5 हो जाएगा भाई, √25 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। Fe+3 में बात करूं तो आ गया भैया 3d5, म्यू हो जाएगा तुम्हारा √5 × 5 + 2, जो कि हो गया √35, जो कि होता है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। 5.92 बोर मैग्नेटॉन इसका मान होता है। इसी तरीके से अगर Mn+2 में बात करूं तो ये भी क्या है बेटा, 3d5। यहाँ पर म्यू का मान क्या है, √5 5 + 2, फिर से √35 और फिर से 5.92 बोर मैग्नेटॉन। बोल बात समझ में आई क्या, अरे बोल बात समझ में आई क्या, किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है। अगर नहीं सीखा है तो फिर से सीख ले, फिर से सुन ले कि भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देखते हुए हमें ये पता करना है कौन सा फॉर्मूले में लगाया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूले में लगाया जा सकता है। जब फॉर्मूले में लगा देगा तो तुझे चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, इनमें से कौन कौन से अनुचुंबकीय हुए, अब
ये हो गया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, बाकी तीनों भी क्या है बेटा, अनुचुंबकीय। बाकी तीनों भी क्या है, अरे जवाब दे, अनुचुंबकीय। बता यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है मामला एकदम। दिक्कत हो डाउट सेक्शन में डाल देना, बार बार कह रहा हूं बेटा, अभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, जल्दी आपको कैसे मिल जाएंगे बेटा, लाइव में अपन मिलने लग जाएंगे मंडे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब यहां से एक बार एक सवाल आया, थोड़ा सा है ना समझना कि क्या सवाल आया, कि भैया Sc स्कैंडियम जो है, या ऐसा मान लो एक तत्व है, एक धातु है, जिसका ये जो है चुंबकीय आघूर्ण है, ये 1.73 बोर मैग्नेटॉन है, वह एक प्रतिचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। ऐसा क्या कह रहे हो, अभी तो आपने कहा अनुचुंबकीय, अब आप कह रहे हो, सुन क्वेश्चन में आया है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में आया कि एक तत्व जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन है, वह प्रतिचुंबकीय है, जबकि एक तत्व जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन है, वह अनुचुंबकीय है। क्यों, अब सुन, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तुलना करूं, तो इसका मान तो बहुत कम है ना इसकी तुलना में। भाई इसके पास तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बता कौन चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा तबाही मचाएगा, ये वाला मचाएगा कि ये मचाएगा? सोच के जवाब देना यार। एक तो मैं कहीं पे 1 गुंडा भेजूं, मैं कहीं पे 5 गुंडे भेज दूं, तब भाई कौन ज्यादा मचाएंगे, 5 गुंडे ज्यादा मचाएंगे, इसलिए ये वाला उसने क्या कहा, अनुचुंबकीय का। बात समझ में आ गई। एक ट्रिक और सुन जो तुझे बताता हूं मैं, कभी तुझे चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया जाए और जैसे ये पूछ ले बता इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गौर कर, ये जो आगे लिखा होता है ना, ये आगे ये वाला जो पूर्णांक लिखा होता है, ये पूर्णांक सदैव किसका मान होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मान होता है। देखिए 0 है ना, तो देख 0 है, ये किसका मान होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मान होता है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण के मान में, चुंबकीय आघूर्ण के मान में पूर्णांक वाला भाग, पूर्णांक वाला भाग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज, सही है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। ध्यान रहनी भी चाहिए, राइट। अगला टॉपिक हमारे पास जो है छोटा सा है एकदम, बिल्कुल आसान सा है, कि आपसे एक छोटा सा सवाल ऐसा पूछ लेगा, भाई बताओ ये संकुलों का निर्माण क्यों करते हैं। हालांकि ऐसा कोई सवाल कोई पूछता नहीं है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया यहां पर जो आपके पास धातु आयन होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, आकार में क्या होता है बेटा, छोटे होते हैं, और उनका जो आयनिक आवेश है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे +7, +8, +6, +3, +4, इस तरीके से +5। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एक तो उनके पास आवेश हो गया, दूसरा उनके पास क्या हो गया, डी कक्षकों की उपस्थिति। जिन जिनके पास डी कक्षक होते हैं ना, वे सब संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको मेरा एक इन जनरल स्टेटमेंट समझना, यूनिवर्सल मत समझना कि सर सब में होता है क्या, ऐसा नहीं। धातु है, अयुग्मित सॉरी, उसके ऊपर बढ़िया आवेश है, आकार में छोटा है, और डी कक्षक अगर उसके पास उपस्थित है तो वो क्या कर सकता है बेटा, संकुलों का निर्माण कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो देख जरा अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा संकुल निर्माण पे भी, है ना, एक छोटा सा टॉपिक बना के ऐसे ही लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें जो पता होनी चाहिए कि भैया संकुल निर्माण क्यों होता है ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक लाइन चीज है इसके अंदर तो फिर ये जो है आगे निकल जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, भले ही 2 लाइनों की भी बात क्यों ना हो, मैं आपको पूरी बताऊंगा बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने ये नहीं समझाया, सर ने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या हमने ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं चाहिए। पेपर में बैठे हो तो ये होना चाहिए हाँ सब पढ़ के आए, खत्म, सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी आए सिलेक्शन आएगा तो यहीं से आएगा, ध्यान रखना। चलो आजा आजा भैया आजा। संकुल निर्माण क्या बताया, धातु का आकार छोटा, धातु का आकार छोटा, आयनिक आवेश, आयनिक आवेश अधिक, आयनिक आवेश क्या है बेटा, अधिक, ज्यादा है। तीसरा, डी कक्षकों की उपस्थिति, डी कक्षकों की उपस्थिति। ये 3 फैक्टर हैं बेटा, 3 कारक हैं जिनकी वजह से संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा इनके उत्प्रेरकीय गुण,
कौन से गुण बेटा? उत्प्रेरकीय गुण। ठीक, तो ये उत्प्रेरकीय गुण क्यों कर सकते हैं बताओ? क्योंकि इनकी एक तो होती है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होती है बेटा? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरा ये संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहला रीजन क्यों दर्शाते हैं उत्प्रेरकीय गुण, पूछ ले कि भैया इसके अंदर इसने उत्प्रेरक का कार्य क्यों किया, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, पहला तो क्या है? संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल बनाने की प्रवृत्ति, पहली चीज। दूसरा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और तीसरा, क्योंकि ये धातु हैं, क्या है? धातु, तो इनमें सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, सतही क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ये धातु है ना बेटा, धातु है ना बेटा, इसलिए इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा पृष्ठीय रसायन के अंदर पढ़ेंगे ना, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग एडवांस के लिए, क्योंकि मेन में तो है नहीं, नीट में तो है नहीं, एडवांस में आता है, वहां मैं आपको इसको समझाऊंगा भैया ऐसा क्यों होता है। जैसे अपन बात करें V2O5, एक एग्जांपल है छोटा सा, है ना, V2O5 एक प्रक्रम होता है बेटा, संस्पर्श प्रक्रम। संस्पर्श प्रक्रम ये होता है बेटा H2SO4 को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए होता है? H2SO4। वहां पे ये काम आता है। हम लोग क्या करते हैं? एक SO2 को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? SO2 को, और SO2 की अभिक्रिया O2 से करा देते हैं, और यह अभिक्रिया कराई जाती है V2O5 की उपस्थिति में, है ना। इससे क्या बन के तैयार हो जाएगा? SO3 बन के तैयार हो जाएगा, पहला। दूसरा होता है बेटा हमारे पास हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम। ठीक, तो उसके अंदर आता है हमारे पास N2 प्लस 3H2 Fe और MO। MO होता है मोलिब्डेनम, Fe होता है हमारे पास आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोहा। 773 केल्विन का तापमान, हेबर प्रक्रम की रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? 2NH3, अमोनिया बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? अमोनिया। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, दोनों डी ब्लॉक की धातु है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो, है कि नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा बेटा थ्योरेटिकल मामला है ना, उसमें हम बात कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि बोलो? संकुल निर्माण समझ में आया क्यों करते हैं? 3 कारण है। आकार छोटा होता है, आयनिक आवेश अधिक होता है, डी कक्षकों की उपस्थिति होती है। ठीक है, उत्प्रेरक के गुण कोई पूछ ले तो सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। परिवर्तनशील क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और संकुल बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। इस वजह से ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, है ना, इसी के अंदर वो क्या है बेटा? अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। ठीक, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण है। ठीक, अभी अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं? तो ध्यान रखो, तुम्हारे पास कुछ कुछ यौगिक तत्व होते हैं छोटे छोटे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, बोरोन। इन सब का आकार छोटा होता है, आकार बहुत छोटा। आकार क्या होता है बेटा? बहुत छोटा होता है। अब जब आप कभी भी, है ना, जब आप कभी भी किसी मेटल को साथ में जोड़ोगे ना, किसी धातु को साथ जोड़ोगे, तो वो कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, क्योंकि धातु है ना, एक दूसरे के अंदर तो जाते नहीं है कभी भी, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक, तो तुम्हें बीच में जगह नजर आ रही है ये वाली, एक देखना अभी नजर आएगी, धीरे धीरे नजर आने लगेगी तुमको। देखो दिखाता हूँ, गौर से देखो, ये वाली जगह नजर आ रही है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह आ रही है ना। इसको बोलते हैं अंतराकाश। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंतराकाश। और ये क्या करते हैं? छोटे छोटे चुपचाप जाके इसके अंदर बैठ जाते हैं। बुल्ले में बैठ गया, सही। जैसे ही इसके अंदर जाके बैठा, इसने कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं करी है, एक ढंग से इससे बंद नहीं बनाया, बस घुस गया जबरदस्ती बीच में। जैसे होता नहीं है, 3-4 लोग सो रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा था बीच में घुस जाता है, होता है ना, 3-4 लोग बैठे हैं, बच्चा मैं तो यहीं बैठूंगा, बैठ जा, घुस जा यहाँ पे, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो जब ऐसा होता है बेटा, तो ये वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? अंतराकाश बोलते हैं। इन जगहों को आके वो ऑक्यूपाई कर लेता है, अपने पास रख लेता है, सहेज लेता है, बोले ये जगह मेरी है, ये जगह क्या है बेटा? मेरी है ये। तो इस जगह पर जो इनको आके ऑक्यूपाई करेगा, जो इसको धारण करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अंतराकाशीय यौगिक बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा?
ये सामान्यतः आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रकार के होते हैं, या अपन इसको अरस समीकरण मितीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अरस समीकरण मितीय, ये भी इसे कहा जा सकता है। ये ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक। यानी अरस समीकरण यौगिक किन्हें कहते हैं? जैसे मैंने आपका FeO, तो ये दोनों 1:1 में उपस्थित हैं। मैंने आपका Al2O3, तो ये दोनों 2:3 के अनुपात में उपस्थित हैं। मैंने आपका V2O5, तो ये 2:5 के अनुपात में उपस्थित हैं। लेकिन मैं आपको बोल दूं TiH 1.3 से 1.8, गड़बड़ हो गया ना सारा मामला, ये चीज, ठीक है। ना तो आयनिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना तो आयनिक ना ही सहसंयोजी, दोनों ही प्रकार के बंध नहीं होते इनमें, क्योंकि अरस समीकरण मितीय यौगिक है ना, जिसकी रस समीकरण मिति नहीं होती है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टिपिकल होता है, ठीक है बेटा। अब सुनो, इनकी कुछ कुछ गुणधर्म है जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसके मैं कुछ कुछ गुणधर्म बता रहा हूं, वो सुन लो, समझ लो, है ना, क्या है देखो जरा। सबसे पहला गुणधर्म, इनके गलनांक उच्च होते हैं, उच्च गलनांक, ठीक है ना, शुद्ध धातु की तुलना में, शुद्ध धातु की तुलना में, पहला पॉइंट। गलनांक क्या होते हैं बेटा? उच्च होते हैं शुद्ध धातु की तुलना में, राइट। दूसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा कठोर, बहुत कठोर होते हैं बेटा ये, ठीक। क्यों क्यों इतने कठोर हो जाते हैं कई बार तो कि हीरे को टक्कर देने लग जाते हैं। जैसे एक यौगिक होता है BN करके, बोरोन नाइट्राइट, जिसका इस्तेमाल हीरे को काटने के लिए किया जाता है। तो सोचो जो हीरे को काट रहा है वो खुद कितना कठोर होगा, है ना, इस तरीके से। और कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये धात्विक चालकता दर्शा सकते हैं क्या, तो दर्शा सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, धात्विक चालक होते हैं ये। क्या होते हैं बेटा? धात्विक चालक होते हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये किसी से रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, तो नहीं, ये रासायनिक तरीके से, रासायनिक तौर पर अक्रिय होते हैं, रासायनिक अक्रिय होते हैं बेटा ये, रासायनिक अक्रिय होते हैं। बताओ कि यहां तक कोई समस्या है क्या हमें? बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो? बोलो, नहीं है? तो आज का सेशन जो है वो हम लोग यहीं पर बाइंड अप करेंगे, है ना, क्योंकि काफी सारा याद करने का हो गया, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात को। सोमवार को हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी डाउट्स हो लेकर के आना, बिल्कुल अच्छे से अपन इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे। जो डाउट्स होंगे डाउट्स पर पहले बात करेंगे, बाकी सारा पढ़ना कराना सब बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ आते आते मैं ये कहता हूँ कि इस बार केवल एक पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु खत्म होते ही डी ब्लॉक पूरा खत्म हो जाएगा। इसके कुछ ऑक्साइड हमें पढ़ने, K2Cr2O7 KMnO4, 2 ऑक्साइड हम लोगों को पढ़ने, उसके बाद डी ब्लॉक बिल्कुल खत्म है, फिर हमें एफ ब्लॉक की तरफ बढ़ जाएंगे बेटा। तो अगली मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल से 2 या 3 क्लास के अंदर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं है, बिल्कुल ढंग से सारी चीजों को पढ़ लिया है, ठीक है। ढंग से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इसमें मतलब डिफिकल्टी या कठिनता इसके अंदर आपको नहीं आनी चाहिए। इस चीज को बिल्कुल विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे बेटा। रिवीजन करना है, दोहरान करना ही करना है। अगर आपने दोहरान नहीं किया, और जिन्होंने नहीं करा होगा मान लो पिछली 1-2 क्लासों का, तो उन्हें लग रहा होगा यार कुछ समस्या नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये चीज जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखना बेटा, ठीक है। हम लोग अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके। चलो बाय बेटा, सी यू।